अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स है उनके बारे में, जैसे पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, ये क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। जो भी कोई फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायरेक्शन। दोज आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स, या जिनको स्केलर क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। जो स्केलर क्वांटिटीज़ है दे रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, while as जो वेक्टर क्वांटिटीज दे रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपके पास एक टैंकी है और आप उसमें वाटर फिल कर रहे हो। फिर जैसे हम वॉल्यूम की बात कर रहे थे, वाटर कितना फिल होगा इसमें, या उसके मास के बारे में बात कर रहे थे, तो वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। दिस वॉल्यूम या मास जो है इट इज़ इंडिपेंडेंट, इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने एक ही डायरेक्शन में सारा पानी डाला है यही पानी अलग अलग डायरेक्शन में इस टैंकी में फिल किया। लेकिन जो फोर्स के केस में, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि आप ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हो, क्या ये एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो या अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, इससे इस पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो जो क्वांटिटीज इस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स, और जो इन डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है दोज आर कॉल्ड स्केलर्स। यहाँ मैंने एग्जांपल दी है स्केलर्स की, जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, मास। अगर आप डिस्टेंस थे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, आप कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर लो, तो कितनी डिस्टेंस आपने कवर की, दैट विल बी द सम ऑफ द स्टेप्स। जो आपने स्टेप्स वहाँ तक कवर किए हैं, हर स्टेप में आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, सम ऑफ ऑल द स्टेप्स, तो यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस। ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे, यहाँ वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है। और एक चीज़ है, जो स्केलर्स है कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अलजेब्रिक लॉज। यानी आप स्केलर्स को, जैसे आप अलजेब्रिक लॉज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो, 2+2, 2+3, 2×3, तो स्केलर्स को हम ऐसे ही ऐड करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वेक्टर्स है, वेक्टर जो है ये सिंपल अलजेब्रिक लॉज फॉलो नहीं करते हैं, बट दे फॉलो दोज आर नोन एज वेक्टर लॉज। तो यहाँ से भी और एक डिफिनेशन पैदा हो जाती है कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी सिंपली एडेड, सब्ट्रैक्टेड और देयर रिजल्टेंट कैन बी फाउंड सिंपली बाय अलजेब्रिक लॉज और स्केलर्स, एंड दोज क्वांटिटीज वेयर वी रिक्वायर वेक्टर लॉज टू फाइंड आउट द टोटल और द रिजल्टेंट, दोज आर नोन एज वेक्टर्स। अब रही बात है रिप्रेजेंटेशन की। एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक जो वेक्टर है इट इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो लाइक दिस एज शोन हियर। तो इसमें क्या है, इसमें एक इस एरो की एक लेंथ है और वो लेंथ रिप्रेजेंट करती है कि वेक्टर इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा तो लेंथ भी ज़्यादा होगी, कम मैग्नीट्यूड होगा तो लेंथ भी कम होगी। और इसमें और एक एरो है रिप्रेजेंट, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक इनिशियल पॉइंट है ए और एक फाइनल पॉइंट है बी। तो दिस इज अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, यानी इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है ए टू बी, ऊपर से ये वेक्टर एरो का निशान रखा जाता है। या आप इसको सिंपली बाय सिंगल लेटर पर रिप्रेजेंट करते हो, और वो जनरली लोअर केस में या स्मॉल केस में रखते हैं हम ए। नाउ मूव अहेड। अब हमारे पास है पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं? जो पोलर वेक्टर्स है दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब हुआ? यानी पोलर वेक्टर्स वो है जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका आप एक इनिशियल पॉइंट से आप शुरू करते हो और फिर फाइनली लास्ट में एक फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाते हो, तो इसका एक इनिशियल पॉइंट है। या आप फोर्स की बात कर लो, आपके पास जो फोर्स है उसमें यू हैव अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब जिस ऑब्जेक्ट पे आपने इसको अप्लाई किया, किस पॉइंट पे आपने इसको अप्लाई किया, तो या तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है या आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मिलता है इन पोलर वेक्टर्स में। तो इसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी डिस्प्लेसमेंट की या फोर्स की। इस तरह यहाँ और एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। जैसे आप यहाँ देखेंगे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है इट हैज़ अ डायरेक्शन फ्रॉम दिस नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने चाहे नीचे से ऊपर की तरफ हो या लेफ्ट टू राइट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जो ये एक्सियल वेक्टर्स है, जिनको सूडो वेक्टर्स भी कहते हैं, इसमें क्या है, दीज आर दोज वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट।
and act along the axis of rotation in accordance with the right hand square rule। इसका क्या मतलब है? इन्हें अगर आपके पास कोई रोटेटरी मोशन है, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व, से फॉर एग्जांपल द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो इसके जो मोशन की डायरेक्शन क्या है? इट इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। सो अगर आप इसकी जो रोटेशनल मोशन है जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अब क्या किया जाता है? इसको एक डायरेक्शन यहीं से असाइन की जाती है, तो वो क्या है? दैट इज गिवन बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल। और वो क्या है? जैसे इस केस में मैंने दिखाया इस एग्जांपल में यहाँ, तो वो क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर प्लेन अलोंग द एक्सिस। तो इसका मतलब है कि जो एक्चुअल वेक्टर्स है इनकी कोई खुद की पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जो आप हमारे दिमाग में सिंपली आ जाए। हाँ, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फोर्स की बात करें, तो वहाँ उनकी जो डायरेक्शन है वो सिंपली हमारे दिमाग में आ जाती है, हाँ ये डायरेक्शन क्या है, तो उसको हम कंप्रहेंड कर पाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल वेक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन को हम कंप्रहेंड नहीं कर पाते, लेकिन दे एक्ट एज वेक्टर्स। तो जो ऐसे मैंने अभी कहा कि इनको असाइन की जाती है एक डायरेक्शन, तो इसीलिए इनको सीडो वेक्टर्स भी कहते हैं। इन्हें असल में ये लगने वाले वेक्टर्स नहीं है, लेकिन अब जो ये एक्ट लाइक ए वेक्टर्स, तो इनको यही से डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है कि इनकी डायरेक्शन क्या है? दैट इज डन बाय दिस राइट हैंड स्क्वायर रूल और राइट हैंड थंब रूल। तो ये तो इसका मतलब है कि इनका इन जैसे वेक्टर्स का कोई इनिशियल पॉइंट या कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है। इसमें एग्जांपल जैसे मैंने पूरा एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम है, मैग्नेटिक डायपोल है, जैसे यहाँ आपको दिखाया भी गया है इस एग्जांपल, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल दिखाई गई है। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है? जैसे वहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो इट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। लेकिन इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? यहाँ कोई जैसे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, तो इसको डायरेक्शन दी जाती है बाय द राइट हैंड स्क्वायर रूल, जैसे इस नीचे इस डायग्राम में दिखाया गया है। नाउ लेट्स मूव अहेड। और डिफरेंट टर्म्स जो इस वेक्टर अलजेब्रा में इस्तेमाल की जाती है उनको भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट थिंग क्या है? दिस इक्वल वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स को कब हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, यानी सम वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये हम कब लिख सकते हैं? जब इन दोनों वेक्टर्स ए एंड बी के मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे और इनके डायरेक्शन भी सेम होंगे, तब जाके वो वेक्टर्स इक्वल है। अगर दोनों में से एक चीज़ सेम है, चाहे मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन, वो इक्वल वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। दोनों सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए वेक्टर्स की और डायरेक्शन भी, तब जाके हम कहेंगे कि दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। और जो है नेगेटिव वेक्टर, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स। इसका क्या मतलब हुआ? सपोज आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, जो वेक्टर और ए एंड बी है इनके मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन दैट इज अपोजिट, तब हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए है इट इज नेगेटिव ऑफ बी और जो वेक्टर बी है इट इज नेगेटिव ऑफ ए। और एक टर्म इस्तेमाल की जाती है वेक्टर में, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसका क्या मतलब है? जैसे हम सिंपल अलजेब्रा में अगर आप कहेंगे -2 + 2, तो व्हाट इज रिजल्ट? हम इसको सिंपली लिखते हैं 0। इसी तरह अगर हमारे पास एक वेक्टर है और उसका जो नेगेटिव वेक्टर है, तो अगर हम उनको ऐड करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो डायरेक्शन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस जीरो और नल वेक्टर। इसको कैसे लिखा जाता है? सम जीरो, इसके ऊपर एरो लिखी जाती है, तो इट रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। इसी एग्जांपल्स क्या है? जैसे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी 0 है, इसको हम नल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो अगर वो मूव हो रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या है? तो 0 है, तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नल वेक्टर से। इसी तरह अगर आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स है, जैसे मैंने एग्जांपल की है अभी, एक वेक्टर उसका नेगेटिव, उसका एडिशन लेते हैं, उसका रिजल्टेंट देखते हैं, तो वो एक नल वेक्टर बन जाएगा। और एक चीज़ इसमें है यूनिट वेक्टर। इसकी ये क्या होता है? ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिटी हो। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई वेक्टर ए है और आप देखना चाहते हो ए वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो उसको कैसे निकालेंगे? इट इज ए हैट और ए कैप दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब हुआ? ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, इट इज डायमेंशनलेस वेक्टर एंड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली। जैसे यहाँ वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसकी जो यूनिट है वो कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड है वो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या? ओनली डायरेक्शन। इसलिए जो यूनिट वेक्टर है इसको इस्तेमाल किया जाता है टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। लेट्स मूव अहेड।
और कुछ टर्म्स है जैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो वो क्या होते हैं? जैसे आपके पास है जो है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड, ठीक है। तो एक्स वाई जेड और जो है ये मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद वन अनदर। तो जो वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर्स इनकी डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं को कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जे कैप रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस डायरेक्शन और के कैप इट रिप्रेजेंट्स जेड एक्सिस डायरेक्शन। और एक टर्म है को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग ए कॉमन इनिशियल पॉइंट आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ एग्जांपल में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, तो ये दो वेक्टर्स है, दिस आर व्हाट को इनिशियल वेक्टर्स। और होते हैं को लीनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन और पैरेलल लाइंस। यानी अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो वो क्या है, उनका चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या डिफरेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम है या चाहे वो अलोंग द सेम लाइन हो या अलोंग द पैरेलल लाइन्स हो, उन दो वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ को प्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अगर बहुत सारे वेक्टर्स हमारे पास है वो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हो तो इनको को प्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। नाउ अनदर टर्म इज लोकलाइज्ड वेक्टर। वो क्या होता है? ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, उसको कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। इसी का अपोजिट है दोज आर कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड या फ्री वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। इस तरह जो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है उसका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, दैट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। लेकिन जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो वही रहेगा, वो इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन फ्री वेक्टर में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने इनिशियल पॉइंट को छोड़ के मूव आगे भी ट्रांसलेट हो सकता है तो और रोटेट भी हो सकता है। Now one more term is position vector. A vector representing the straight line, distance and the direction of any point or object with respect to origin. जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है पॉइंट P, तो यहाँ क्या है, ये पॉइंट P कितना दूर है ऑरिजिन से और किस डायरेक्शन में ये पॉइंट P है। ये क्या YZ रीजन में है, XZ रीजन में है या XY रीजन में है, किस डायरेक्शन में है। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वेक्टर। जैसे यहाँ वेक्टर R दिखाया गया है, तो जिस वेक्टर R गिव्स व्हाट, इट गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द वेक्टर एडिशन और फिर उसके बारे में पढ़ें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स।